हुजूराबाद की टिकट की आस में टीआरएस पार्टी में शामिल हुए कौशिक रेड्डी को मुख्यमंत्री केसीआर ने एमएलसी पद का प्रस्ताव दिया है। राज्यपाल के कोटे में एमएलसी पद देने की व्यवस्था की गई है। इससे संबंधी फाइल राज्यपाल के पास भेजी गई है, जिसे राज्यपाल तमिलिसाई ने होल्ड पर रखा है। ताजा प्राप्त समाचारों के अनुसार राज्यपाल तमिलिसाई ने इस फाइल को लेकर अपना मौन तोड़ा है। कौशिक रेड्डी को एमएलसी पद हेतु सिफारिश किए जाने पर राज्यपाल ने अपना असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने अपना सुझाव रखते हुए कहा कि सामाजिक सेवा के लिए लोगों को ही एमएलसी पद दिया जाना चाहिए। राज्यपाल तमिलिसाई ने सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर सोच विचार करने की बात कहते हुए विशेषकर कौशिक रेड्डी के मामले में सोच कर रही है, अपने निर्णय की घोषणा करने की बात स्पष्ट की। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जन संग्राम यात्रा में उम्मीद से अधिक संख्या में जनता आ रही है। मैंने जो संभावना की थी उससे भी अधिक जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य की राजनीति में उनकी पद यात्रा एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। अपनी यात्रा के 11वें दिन के अनुभवों को पार्टी नेताओं के साथ बांटते हुए बंडी संजय ने बताया कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, यह जनता की इच्छा है। राज्य की जनता अब तक की सभी सरकारों से ऊब चुकी है। बंडी संजय ने संगारेड्डी में अपनी 11 दिनों की यात्रा के दौरान घटी घटनाओं तथा उत्पन्न हुई समस्याओं पर पदयात्रा कमेटी के सदस्यों के साथ समीक्षा की। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा के महासचिव मंत्री श्रीनिवासुलु दुग्ग्याला प्रदीप कुमार, पदयात्रा प्रमुख मनोहर रेड्डी, सह प्रमुख तुल्ला वीरेंद्र गौड़, लंकला दीप रेड्डी आदि उपस्थित थे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष वाई शर्मा आज विद्यानगर स्थित एमआरपीएस के संस्थापक अध्यक्ष मंदा कृष्ण मादिगा के निवास जाकर उनसे मिली। ज्ञातव्य है कि मंदा कृष्ण हाल ही में अपने पैर की शल्य चिकित्सा दिल्ली में करवा कर लौटे हैं। शर्मिला ने इस संबंध में भी उनकी मिजाज पुरसी की। इसी भेंट के दौरान वाईएस शर्मिला ने मंदा कृष्णा मादिगा से कहा कि आगामी 12 सितंबर को नलगोंडा जिले के तुंगतुर्ती विधानसभा क्षेत्र के तिरुमलगिरी में वाईएसआर पार्टी के तत्वावधान में बड़े पैमाने पर दलित भेरी जनसभा का आयोजन किया गया है। उन्होंने मंदा कृष्णा से इस जनसभा में भाग लेने का न्योता दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दलितों की ओर से वे उनके द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष के समर्थन में साथ खड़े रहें। मुशीराबाद क्षेत्र के विधायक मुठा गोपाल ने आज रामनगर मछली मार्केट का दौरा कर वहां की स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरे के दौरान विधायक मुठा गोपाल ने कहा कि वे जनता की समस्याओं का परिष्कार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जनता की समस्याओं के मामले में वे सदैव तैयार रहते हैं। इसी बातचीत की विस्तृत जानकारी हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि सद्दाम के साथ फेस टू फेस रिपोर्ट। ఈరోజు మనతో పాటు ముఠా గోపాల్ గారు ఉన్నారు. ఏదైతే చేపల మార్కెట్ని ఈరోజు సందర్శించారు. సార్, ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ చేపల మార్కెట్లో? స్టాక్ మార్కెట్ సమస్యలు ఉన్నాయి, సో గార్బేజ్ బాగా ఉన్నా కానీ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. మట్టి కుప్పలు చాలా మట్టి కుప్పలు మట్టి సమస్యలు. ఏదైతే స్టాక్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు చేసి లేదు అట్లే ఉన్నాయి. చేపల మార్కెట్ లేదు, కనిపిస్తుంది కాబట్టి అవరికి ఏమని సమస్య కాబట్టి ఆ లెవెలింగ్ చేయమని చెప్తున్నాం. అవన్నీ చేయబోతున్నాం. హలో ఎమ్మెల్యే ప్రోగ్రాంలో మీకు ఎలాంటి సమస్యలు చెప్తున్నారు? హలో ఎమ్మెల్యే ప్రోగ్రాంలో ఎక్కువ మటుకు మాకు వేరే సమస్యలు, వాటి సమస్యలు వాటిని కూడా వాటి స్పెషల్గా మాకు ఎప్పుడైతే వచ్చిన తర్వాత మా మనుషులు అక్కడ మెంబర్స్ ప్లస్ మా సీనియర్ నేతలు తెలియజేసి ఆ సమస్యలు వాళ్ళకు ఇక్కడ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ చాలా దాని గురించి స్పెషల్ టేక్ స్పెషల్ కేర్. ఇప్పుడు ఎవరైనా కృష్ణమని ఎక్కడ పోయినా డ్రైనేజ్ లైన్స్ కొట్టి కూడా వేసారు. మళ్ళీ పైప్స్ వాటర్ లైన్స్
అంటే మొత్తానికి మనం చూసుకోవచ్చు ముషిరాబాద్ నియోజకవర్గంలో చాలా మట్టుకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మాకు హలో ఎమ్మెల్యే కార్యక్రమంలో కూడా ఇక్కడ చాలామంది ప్రజలు ఏదైతే తెలుసుకున్నారో వాటిని పరిష్కరిస్తున్నామని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే गच्चीबौली स्थित एक निजी विद्यालय में शिक्षण कक्षाएं निर्बाध रूप से चल रही है। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि सभी विद्यार्थी कोविड नियमों का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि विद्यालयों में विद्यार्थियों को भौतिक दूरी के साथ बैठाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विद्यार्थी समय समय पर सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करें, इसकी भी व्यापक व्यवस्था की गई है। विद्यालय प्रबंधन ने खुलासा किया कि विद्यार्थियों के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई कराने हेतु निसंकोच विद्यालय भेज रहे हैं। तेलंगाना भाषा संस्कृति विभाग की तत्वावधान में रविंद्र भारती सभागृह में गजलों का कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में गजल प्रेमी उपस्थित होकर गजलों का लुत्फ उठाया। इसी मौके पर गजल गायिका बाला गुप्ता ने बताया कि निजाम के शासनकाल में गजल का नामकरण किया गया है। उस समय गजलों को काफी सम्मान मिलता था। गुप्ता ने बताया कि यहाँ के गजल स्कूल का पूर्व वैभव दिलाने के लिए वे हर संभव प्रयास करते रहेंगी। इस प्रयास में आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहे तेलंगाना भाषा संस्कृति विभाग की भी उन्होंने सराहना की। इसी संदर्भ में बाला गुप्ता ने बताया कि वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसे देशों में गजलों को गाकर अपने देश का नाम ऊंचा उठाया है। उन्होंने हैदराबाद शहर में गजलों के विकास हेतु अपनी यथाशक्ति कोशिश करने की भी बात कही। पाकिस्तान में 3 महीने का मुझे 6 वीज़े मेरे से भुट्टो ने बढ़ाए मेरे ये नेशनलिटी भी देना चाह रही थी, मगर मैं हिंदुस्तान में आ गई। तो वो लोग चाहते कि हम अगर तुम मैं निवास में हमें इतना पसंद किया कहा कि अगर तुम अच्छा सिंगर बनना है, टॉप में जाना है तो पाकिस्तान में मेरे कैसेट रिलीज़ हुए थे वहाँ पर, लेकिन मैं रिलीज़ नहीं करी कि तुम भी हिंदुस्तान में। देशों में मैंने अबू धाबी में प्रोग्राम किया, अबू धाबी में किया, स्विट्जरलैंड में 7 दिन के लिए, अबू धाबी में 7 दिन के लिए थी, पाकिस्तान में 3 महीने और 3 महीने का वीज़ा लिया। मुझे बहुत सारा पाकिस्तान में कोई सिंगर नहीं है सर, मैं आपकी उनकी यादें, उनका साथ बहुत सुनते, बहुत अच्छे सुनता है। मेरे शहर में अफसोस है, अफसोस क्या उर्दू के इतने नारे लगने, इतना सब रहा, लेकिन जब उर्दू के बाद सबसे प्रोग्राम सुनने कोई नहीं आता। राज्य में कोरोना की परिस्थितियों पर तेलंगाना उच्च न्यायालय में आज सुनवाई आरंभ हुई। इस पर राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही है। सरकार ने तत्संबंधी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी। इसी संदर्भ में एजी प्रसाद ने न्यायालय को बताया कि विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की बैठक अब तक आयोजित नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि कोरोना की औषधियों को आपातकालीन सूची में शामिल करने की प्रक्रिया अब प्रगति पर है। या ऐसा हो तो उच्च न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कोरोना के संबंध में अपनाई जा रही व्यवहार शैली पर असंतोष व्यक्त किया। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि सरकारों की योजनाओं, प्रतिक्रियाओं
प्रक्रियाओं का वायरस इंतजार नहीं करता। न्यायालय ने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सामने खड़ा है, कहते हुए चेतावनियां आ रही है। कुछ राज्यों में पहले से ही मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि राज्य अपने पूर्व के अनुभवों को देखते हुए नुकसानों की रोकथाम की जाए। न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए यह भी टिप्पणी की कि न्यायालय के आदेश देने पर भी कम से कम सरकार विशेषज्ञों की कमेटी की बैठक भी आयोजित नहीं की है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि RT-PCR जांच रिपोर्टों की पॉजिटिव दर न्यायालय को सौंपी जाए। एक सप्ताह में तीसरी लहर का सामना करने संबंधी योजना भी तैयार करने के न्यायालय ने आदेश दिए। साथ ही न्यायालय ने एक सप्ताह के भीतर कोरोना संबंधी विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित करने के आदेश जारी किए। बच्चों के उपचार हेतु आवश्यक बिस्तरों की तथा अन्य सुविधाओं की जानकारियां भी न्यायालय के समक्ष पेश करने के न्यायालय ने आदेश दिए। उच्च न्यायालय ने मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए निर्देशित किया कि न्यायालय के आदेशों को अमल नहीं किया गया तो राज्य के स्वास्थ्य निदेशक व केंद्र सरकार के नोडल अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित रहना होगा। न्यायालय ने अगली सुनवाई 22 सितंबर को करने की जानकारी देते हुए तब तक के लिए मामले की स्थगित कर दिया। कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी में तेलंगाना राज्य एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए तैयार हो गया है। राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्रयोग सफल हुआ तो पूरे देश में इसे अमल करना का निर्णय लिया गया है। कोरोना रोधी टीकाकरण प्रतिदिन लाखों की संख्या में होने पर भी इसमें आधे से अधिक भाग शहरी क्षेत्रों में ही हो रहा है। राज्य के एजेंसी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, वन क्षेत्र, ग्रामों की जनता को आज तक भी टीकाकरण की प्रक्रिया शून्य पर ही रुकी हुई है। या ऐसा हो तो वैक्सीनों को आवश्यक तापमान में रखने की व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, जिस कारण टीकाकरण शहरी क्षेत्रों में ही चल रहा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस समस्या से निपटने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को अमल में लाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य के जिला केंद्रों में स्थित औषधीय भंडार केंद्रों से दूर दराज के क्षेत्रों में बसे ग्रामों को 1 घंटे की अवधि के भीतर ही वैक्सीन पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत 500 से 700 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरने वाले ड्रोनों द्वारा दूर दराज के भीतरी ग्रामों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत आरंभ केंद्र से लक्ष्य केंद्र तक 1 घंटे की अवधि के भीतर वैक्सीन पहुंचाने के इंतजाम किए जाएंगे। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का ट्रायल रन इस माह की 9 तारीख से आरंभ किया जा रहा है। कम ऊंचाई में आंखों को स्पष्ट रूप से दिखाई देने जैसे ड्रोनों की मदद से चुने गए क्षेत्रों को वैक्सीन पहुंचाई जाएंगे। इस रन की सफलता के पश्चात इन ड्रोनों की रफ्तार तेज कर भारी ऊंचाई से वैक्सीन गंतव्य स्थान पर भेजे जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह ट्रायल रन सितंबर माह से अक्टूबर माह के तृतीय सप्ताह तक चलाए जाएंगे। यदि यह कोशिश सफल हुई तो तेलंगाना सरकार इस व्यवस्था को आधिकारिक रूप से अमल करेगी, जिसका अन्य राज्य भी अनुसरण करेंगे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन के बदलने की किसी को कोई अनुमति नहीं है। केंद्र ने बताया कि पहली खुराक जिस कंपनी की ली गई है, दूसरी खुराक भी उसी कंपनी का लेना अनिवार्य है। इसी बात की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पुष्टि की है। केंद्र सरकार ने टीकाकरण को लेकर सामने आ रहे सभी संदेहों का समाधान करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कोविन ऐप में सभी लोगों को एक समान टीका पहुंचाने तथा इसकी व्यवस्था करने की पूरी जानकारी दी गई है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि जनता ने जो पहला डोज लगवाया है, दूसरी डोज भी उसी कंपनी का लगवाना होगा। तत्संबंधी दिशा निर्देश पहले से ही जारी किए गए हैं। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि वैक्सीन के दोनों डोज कोरोना से सुरक्षा प्रदान करने की काल अवधि अब तक स्पष्ट नहीं है। केंद्र ने यह भी खुलासा किया है कि दोनों खुराक लेने के बाद बूस्टर डोज की आवश्यकता पर कोई ठोस निर्णय अभी नहीं लिया गया है।
केंद्र ने बताया कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी आम लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। इसके अलावा सभी को सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा। केंद्र ने यह भी बताया कि दोनों डोज लगवाने के बाद व्यक्तियों में एंटीबॉडीज कितने समय तक रहते हैं यह अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है। इसीलिए सभी लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने बताया कि सभी संस्थाओं के टीके परिवर्तित हुए हैं, सभी वायरसों के आवश्यक स्तर पर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस चालान डालती है। इस चालान के साथ ही उपभोक्ता शुल्क के नाम पर 35 रुपयों की वसूली भी की जाती है। इस संबंध में एक सामाजिक कार्यकर्ता विजय गोयल ने उच्च न्यायालय की शरण ली है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने पर यह पता चला है कि परिवहन विभाग के चालानों का भुगतान केंद्र सरकार के अधीन में होते हैं। उच्च न्यायालय की शरण में गए याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में न्यायालय को बताया कि परिवहन विभाग के चालान राज्य की परिधि में नहीं रहते। ऐसे में उपभोक्ता शुल्क किस प्रकार से वसूला जा सकता है। विजय गोयल ने ऐसे ही अनेकों सवाल अपनी याचिका में उठाए हैं। इस मामले की सुनवाई हाथ में लिए मुख्य न्यायाधीश ने मामले को संबंधित न्यायालय में स्थानांतरित किया है। विजय गोयल ने उम्मीद जताई कि आगामी कुछ दिनों में यह 35 रुपये संबंधी उपभोक्ता शुल्क का भार जनता पर नहीं पड़ेगा, जिसकी संभावनाएं नजर आ रही है। मेरचल विधानसभा क्षेत्र के शामीरपेट तालाब पे छोटी मछलियों के वितरण का आयोजन किया गया। मछुआरों में दिए जाने वाले इस कार्यक्रम में राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव तथा मंत्री मल्ला रेड्डी ने भाग लिया। इस संदर्भ में पशु संवर्धन विभाग मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि शामीरपेट तालाब में हजारों की संख्या में मछली की प्रजातियां छोड़ी गई है। तालाब में मछली के बच्चों को छोड़ते हुए संतोष हो रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी तालाबों को सभी प्रकार से लाभान्वित करने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 414 तालाब हैं, जिसमें सरकार 1 करोड़ छोटी मछलियों को छोड़ने का विचार कर रही है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि तालाबों को मजबूत करने के साथ साथ उनके अतरफ आर्थिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री केसीआर के शासन में सभी जातियों के लोगों को उनकी कुल वृत्तियों का विकास हो रहा है, जिसका सभी जातियां अपने स्तर पर लाभ प्राप्त कर रही हैं। కాబట్టి అందరూ సంతోషంగా ఉండాలనేటువంటిది ఒకటి. రెండోది గొర్రెలు. ఈ గొర్రెల విషయంలో ఇప్పుడు ఒక మిత్రుడు ఆ ఇన్సూరెన్స్ గురించి ఏదో చెప్పిండు. ఈ 15 రోజులలో ఇన్సూరెన్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది. రెండోది రెండో విడత కూడా ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే గొల్ల కుర్మలు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి మరి వారిని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దగ్గర మరి 11,000 కోట్ల రూపాయలతో ఆ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మొదటి ఫేజ్ కంప్లీట్ అయింది. మీకు అందరికీ తెలుసు. ఏ గ్రామం వెళ్ళినా కానీ ఎక్కడ చూసినా కానీ ఫస్ట్ మనుషుల కంటే ముందు గొర్రెలే కనిపిస్తుంది. కాబట్టి సంతోషంగా వారి జీవన ప్రమాణాలు పెంచాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రెండోది ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించడం, రెండోది మీకు దానికి కావాల్సినటువంటి నట్టల మందు కానీ వ్యాక్సిన్ కానీ డిమామింగ్ కానీ ఫాడర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా వారికి అందుబాటులో తీసుకురావడం జరుగుతుంది. పెద్ద ఎత్తున మా పెద్దన్న మా మంత్రివర్గీయులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి తోటి తెలంగాణలో ఈరోజు చేపల పంపిణీ కానీ చేపల పెంపకం కోసం చెరువులలో చేపలేసే కార్యక్రమంలో ఈరోజు మన షామీర్పేట్ చెరువులో ప్రారంభించుకున్నాము. దానికి పెద్దలు గౌరవనీయులు మా మంత్రివర్గీయులు మా సీనన్న గారు, మా ఎంపీపీ గారు, మా వైస్ ఎంపీపీ గారు, మా జడ్పీటీసీ గారు, మా సర్పంచులు, మా పార్టీ అధ్యక్షులు, ప్రతి ఒక్కరు ఎంపీటీసీలు కానీ అందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చిండ్రు. ఏది ఏమైనా మా మేడ్చల్ జిల్లాలో 414 చెరువులు ఉన్నాయి. ఆ చెరువులలో 1 కోటి చేపలు పెంపకం జరుగుతుంది. లాస్ట్ టైం కూడా 1 కోటి చేపలు వేసినాం, 96 లక్షలు వేసినాం. ఈసారి కూడా 1 కోటి చేపలు దగ్గర వేసి పెద్ద ఎత్తున మన బెస్స వాళ్ళకు కానీ
మన ముదిరాజులకు కానీ వాళ్ళ కులవృత్తులకు వాళ్ళకు అభివృద్ధి కోసం పెద్ద ఎత్తున మా సీఎం పెద్దలు కేసీఆర్ గారి పంపిణీ చేపల పెంపకం కార్యక్రమం జరుగుతుంది.